वो आती है छापा कला के प्रारंभ की। ठीक, छापा कला के प्रारंभ की। छापा कला का इतिहास। छापा कला के इतिहास को जानने से पहले कुछ बातें हम क्लियर करेंगे लिपि के बारे में, और लिपियों के साथ ही, लिपि के साथ ही जो है छापा का प्रारंभ होता है। ठीक, लिपि के साथ ही छापा का प्रारंभ होता है। और कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक आते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको समझना है थोड़ा सा। जैसे नेट के पेपर में सबसे पहले ही पूछा गया था छापा का प्रारंभ जो है, छापा कला का प्रारंभ कहां से होता, तो लिखा हुआ था कपड़े पर पैटर्न, कपड़े पर पैटर्न से प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चंस आते थे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सिंपल सी चीजों से, लिपियों से, और लिपियों से ही इतिहास पर पहुंचते हैं। अध्ययन के लिए लिपियां 3 प्रकार की बताई गई थी। सबसे पहले चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि, दूसरी संकेतात्मक, संकेतात्मक लिपि, और अगली ध्वन्यात्मक। लिपि। ठीक, पिक्टोग्राफी, आइडियोग्राफी। ठीक, क्यूनिफॉर्म। ठीक, यहीं से रिलेटेड चीजें पूछता है। अगर कहता है कि शुरुआत कहां से होती है, तो सबसे पहले चित्रात्मक लिपि का ही प्रारंभ होता है। और विश्व में सबसे पहले जो लिपि का प्रारंभ होता है वो सुमेर शहर से होता है, सुमेर शहर से होता है, सुमेर शहर से होता है। नेट के पेपरों में जो चीजें आई हुई हैं उन पर थोड़ा सा समझते हम चलेंगे। ये ध्यान रखना कि समझना क्या है। तो सुमेर शहर से हुई थी। एक क्वेश्चन नेट में आया रहता था, अभी आप देखेंगे जब नेट का पेपर पढ़ते रहेंगे तो रिवाइज भी करता रहेगा, तो उसमें क्वेश्चन आया था सुमेर, फिर दिया था मेसोपोटामिया, फिर मिस्र, और फिर सिंधु। कहीं ना कहीं सही भी यही हुआ था, जबकि बहुत सारे लोग इसमें मेसोपोटामिया को पहले लगा करके आए थे। ध्यान रखना, मेसोपोटामिया ये संपूर्ण सभ्यता को दर्शाता है जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, ये 2 नदियां थी, एक टाइग्रिस, दूसरी यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस 2 नदियों के मध्यवर्ती सभ्यता थी, दजला और फरात। दजला और फरात। दजला नदी का बहाव तेज होने के कारण सभ्यता बसती, और सभ्यता का कटान होने के कारण नई जगह पर सभ्यता चलती चली जाती। इस तरीके से कुछ कुछ समय पर यहां पर नगरों का निर्माण हुआ। जैसे सबसे पहले सुमेर, उसके बाद ठीक अक्कद, अक्कद के बाद आपका बेबीलोन, बेबीलोन के बाद आपका असीरिया, और समय की स्थिति भी आपको वेस्टर्न में बताई जाएगी, और उसके बाद असीरिया के बाद न्यू बेबीलोन। इस तरीके से जो है इन नगरों का उत्थान भी हुआ। तो इसीलिए सबसे प्राचीनतम जब हमारा सुमेर दिया हुआ है तो सुमेर जाएगा, ना कि सुमेर के साथ में अक्कद, बेबीलोन, असीरिया और नौ बेबीलोन भी जाएंगे। इसीलिए इसके लगाने का जो क्रम है वो यही है।
ठीक। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहीं ना कहीं पर जो है जिगुरत पर, ठीक है, जिगुरत पर जैसे वो केंद्रित थी, ठीक है, ऐसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, ठीक, जो है जिगुरत पर केंद्रित थी। जैसे आपकी मिस्र की सभ्यता पिरामिड्स पर, वैसे जिगुरत पर केंद्रित थी। जिगुरत, और जिगुरत मंदिर को कहा जाता था, ठीक, जिगुरत जो है वो मंदिर को कहा जाता था। और मंदिर का मतलब होता है एक ऊंचे भवन, जो जिगुरत का मतलब होता है ऊंचे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर निर्मित मंदिर, निर्मित मंदिर, ठीक। और इस मंदिर में जो चढ़ावा आया करता था, उसी चढ़ावे को मुख्यतः लिखने के लिए सर्वप्रथम चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। चित्रात्मक लिपि है क्या? जब दो चित्रों या कोई भी एक चित्र को संकेत के रूप में प्रयोग किया जाए। आज भी हमारे यहाँ लिपियां ऐसी चल रही हैं, जैसे आप जा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, लिखा बस वगैरह में टैग बना होता है इस तरीके से, ठीक। और यहां पर ऐसे कट का निशान, तो हम जान जाते हैं कि डू नॉट स्मोक का जो है टैग बना हुआ है। तो इस तरीके से जब एक चित्र के लिए, किसी भी एक का जो है सामग्री के लिए जो है एक चित्र का प्रयोग किया जाने लगा, तब तक जो है किसी सामग्री को चित्र के रूप में बनाने के कार्य तब तक चित्रात्मक लिपि कहलाई। और जब दो से अधिक चित्रों का प्रयोग किया जाने लगा, तब संकेतात्मक लिपि हुई। और उसके बाद जब जो संकेत थे उनको बोलने की कोशिश की गई, तो वहीं से ध्वन्यात्मक लिपि का, फोनेटिक लिपि का या यूनिफॉर्म लिपि का मुख्यतः प्रयोग होने लगा, ठीक है। इस तरीके से लिपियों का विकास होता है। लिपि का एक प्रॉपर चैप्टर आपका चलाएंगे हम, जिसमें से जो सारी लिपियां आपकी हैं, वो चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे जो आपकी जो है रोजेता शिला वाली जो भी लिपियां हैं, ठीक है, उसमें से वो सारी लिपियां आपकी, ठीक, चाहे फिनिशिया की कोई भी लिपि हो, चाहे यहाँ पर आपके हेरोग्राफिक्स हो, सारी लिपियों का विवरण जो है आपको हम देंगे। फिलहाल अभी तो हम आपको केवल इतिहास के टॉपिक से समझाए हैं कि लिपियों के विकास से ही कहीं ना कहीं पर छापा का भी विकास माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो छापा का जो प्रारंभ हुआ है वो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण में हमको दिखाई देता है। और प्रागैतिहासिक काल में दो प्रकार की प्रणालियां चित्रित करने में चलती थी। एक तो पहली प्रणाली जो आपकी थी वो प्रणाली कही जाती थी, ठीक है, ब्रूजिंग तकनीकी, ब्रूजिंग अर्थात घिसावट तकनीकी। तो दक्षिण भारत की, ठीक है, बेल्लारी, उपगल्लू, इन सब में जो है मुख्यतः ब्रूजिंग तकनीकी या कर्षण तकनीकी का ही प्रयोग हुआ था। दूसरी आपकी आती है, ठीक, उत्कीर्णन या एनग्रेविंग, खुदाई के द्वारा। और तीसरी जो तकनीक यहां पर उठाई गई थी उसे ही कहते थे स्टेंसिल तकनीकी। स्टेंसिल तकनीक से ही कहीं ना कहीं पर छापा का प्रारंभ मान लिया गया। अर्थात जब प्रागैतिहासिक मानव हाथ के छापे के लिए हाथ को रखता था और मुंह में कलर भर के उसको फूंकने का कार्य करता था, तो ऐसी विधि, जैसे यहाँ पर हम ऐसे हाथ रख लिए हों और इसके बाद जो है इस पे जब हम जो है छापने का कार्य करें, मुंह जो है मुंह में कलर भर के, तो उसके माध्यम से जो छपाई की विधि थी उसको स्टेंसिल विधि कहा जाता है। और वहीं से कहीं ना कहीं पर छापा कला का प्रारंभ माना जाता है, ठीक। तो इस तरीके से छापा कला का विकास होता है, ठीक, छापा कला का विकास होता है। चलिए ऐतिहासिक दृष्टि से जो छापा कला है उसको हम बताते हैं आपको, ठीक। जो भी चीजें आई हुई हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक। आजकल हमारा टॉपिक हो गया था, इसीलिए हम इस पे ज्यादा आज हम बताएंगे नहीं बहुत सारी चीजें, ठीक है। छापा कला का इतिहास, देखते हैं, चलते हैं। ठीक, छापा कला का इतिहास प्रारंभिक तौर पर ही लेकर के चलेंगे अच्छे से समझ करके, ठीक। छापा कला का इतिहास देखिएगा, चित्रों के स्थान पर प्रतीक के रूप में, चित्रों के स्थान पर प्रतीक के रूप में आकृतियों को बनाया जाने लगा। अभी हमने आपको सबसे पहले यही बात बताई थी कि जब
चित्र हैं, चित्रों के स्थान पर आकृतियों को, छोटी छोटी आकृतियों को बनाया जाने लगा। ठीक, यहां से भाव चित्र या चित्राक्षर का प्रसार हुआ। लिपियों के तीनों पैटर्न हम अभी आपको समझा करके आए हैं। सबसे पहले आपका जो है वो चित्रात्मक है, उसके बाद संकेतात्मक या भावात्मक लिपि, आइडियोग्राफिक सूत्र हमने या पढ़ने का तरीका हमने बताया। जब किसी भी लिपि में 2 से अधिक चित्रों को समाहित कर उसका विवेचन दिया जाता हो, जैसे हमने आपको सिगरेट बना के दिखाया, सिगरेट में मैंने धुआं बताया और उस पे क्रॉस लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि हाँ, डू नॉट स्मोक, क्योंकि स्मोक का जो सिस्टम है वो दर्शाती है सिगरेट और क्रॉस दर्शाता है कि ना करें। ठीक, तो 2 से अधिक चित्रों को जब बना करके उसका संकेत दिया जाने लगा तो वहीं से भावात्मक लिपि का प्रारंभ होता है। ठीक है, और भावात्मक चित्रों का प्रारंभ होता है और यहीं से हमारी छापा कला की प्रथम नींव मिलती है। कला के आरंभिक उदाहरण हमें जो भी है, छापा कला के आरंभिक उदाहरण में कपड़े पर पैटर्न के रूप में प्राप्त हुई। अभी हमने आपको बताया भी था और ये नेट में पूछा भी गया। ठीक, नेट में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आरंभिक उदाहरण हमें किस रूप में मिलते हैं, तो छापा कला के आरंभिक उदाहरण हमें कपड़े पर पैटर्न के रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, स्टोरी ऑफ टालबॉट, ठीक है, जो है स्टोरी ऑफ अल्फाबेट के नाम से जो है जानी जाती है। याद करने का तरीका है, ध्यान रखना, स्टोरी ऑफ अल्फाबेट पुस्तक एडवर्ड क्लार्क द्वारा, ठीक, स्टोरी ऑफ अल्फाबेट पुस्तक एडवर्ड क्लार्क द्वारा लिखी गई जिसमें मैक्सिकन लिपि का एवं ध्वन्यात्मक लेखन का उदाहरण मिलता है। ठीक, इसमें मैक्सिकन लिपि का और ध्वन्यात्मक लेखन का उदाहरण मिलता है। ठीक है, ये पुस्तक आपकी इंपॉर्टेंट है, नेट में अक्सर करके पुस्तकें पूछी जाती रहती हैं। तो स्टोरी ऑफ अल्फाबेट, जो स्टोरी ऑफ अल्फाबेट है, ये एडवर्ड क्लार्क की पुस्तक है जहां पर मैक्सिकन लिपि के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिकन लिपि के सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं। ठीक, आगे लकड़ी के उपयोग के द्वारा छपाई की उत्पत्ति से ही जापानी छापाखानों को संसार में सबसे निपुण समझा जाता है। ठीक है, लकड़ी के उपयोग के माध्यम से, ध्यान रखना, अगर आपसे कहता है कि जापानी छापाखानों का प्रारंभ, या तो कहते हैं कि जापान में छापा कला का प्रारंभ या उडकट तकनीक का प्रारंभ कहां से होता है, तो हम कहेंगे उडकट तकनीक का प्रारंभ जापान से होता है, जापानी छापाखानों के माध्यम से माना जाता है। और इन जापानी छापाखानों के माध्यम से ही, ठीक, संसार में सबसे, ठीक है, निपुण समझा जाता है जापानी कलाकारों को इस उडकट तकनीक के कारण। नेक्स्ट देखिएगा, आरंभिक मुद्रण काल, जहां से जो है मुद्रण कला का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम चीन में लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो चीन में जो है किसके, लकड़ी के ब्लॉक बना करके सर्वप्रथम मुद्रण करना प्रारंभ किया गया था। चीन में ही 105 ईस्वी में, ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, नेट में पूछा गया। नेट क्या है, हर जगह पर कहीं ना कहीं पर पूछ लिया जाता है कि कागज का आविष्कार, तो ये कागज के आविष्कार के बारे में बता रहा है। चीन में ही 105 ईस्वी में तस अरिलुन, नाम ध्यान रखना इनका, तस अरिलुन, नेट में पूछा गया है। चीन में 105 ईस्वी में तस अरिलुन ने कागज का, ध्यान रखना, किसका, कागज का आविष्कार किया, जो लिपि और मुद्रण के विकास में बहुधा महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक, जो लिपि और मुद्रण के विकास में बहुधा महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, बहुधा महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट फिर से एक बार रिपीट कर लेना सही से, कि चीन में ठीक 105 ईस्वी में तस अरिलुन ने सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया, और ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं। ठीक, आगे देखिएगा, ठीक,
सन 770 ईस्वी तक चीन में रिलीफ प्रिंटिंग का बहुत अधिक विकास हो चुका था। चीन में रिलीफ प्रिंटिंग का बहुत अधिक विकास हो चुका था, ठीक है, जिसमें लिपि और चित्रों का संयुक्त रूप से मुद्रण किया जाने लगा, ठीक, मुद्रण किया जाने लगा था। चीन में इस प्रक्रिया, ठीक, रिलीफ प्रिंटिंग के माध्यम से, मतलब जो ऊपर लिखाया गया है कि चीन में, ठीक, सर्वप्रथम ज्ञात छापा चित्र आपको पता ही होगा, हीरक सूत्र का 869 ईस्वी का, ठीक, हीरक सूत्र का डायमंड सट्रा का ही एक चित्र प्राप्त हुआ 869 ईस्वी का। सर्वप्रथम जो है विश्व में प्रथम बार जो है वुडकट का प्रथम छापा प्रिंट, किसका? वुडकट का प्रथम छापा प्रिंट, ये आपका जो है आरपीएससी स्लेट, ठीक, स्लेट में पूछा गया है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, ठीक है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा गया, तो आरपीएससी स्लेट में पूछा गया है। तो वही बात कह रहा है कि चीन में इस प्रक्रिया द्वारा, मतलब रिलीफ प्रिंटिंग की प्रक्रिया भी छापा कला के माध्यम को आपको समझाएंगे कि जो है 4 प्रकार की होती हैं। थोड़ा सा इसी टाइप नॉर्मल हम बता रहे हैं, 4 प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी तकनीकियां हैं तो आपको पता होगा, ठीक। सबसे पहले उभार सतह उत्कीर्णन, इसके अंतर्गत वुडकट, जिसका प्रारंभ चीन में अभी हमने आपको बताया था, और उसके बाद लिनोकट 1920 में इसका आविष्कार क्लोड फ्लाइट ने किया था। 1920 में इसका आविष्कार, ठीक, क्लोड फ्लाइट ने किया था। 1920 में इसका आविष्कार क्लोड फ्लाइट ने किया। तो वही कह रहा है उभार सतह अर्थात रिलीफ, वहां पर यही लिखा हुआ है रिलीफ, मतलब वुडकट और लिनोकट जिसके अंतर्गत आते हैं उस तकनीक की बात वो कर रहा है। दूसरी तकनीक हमारी आती है अंतः सतह उत्कीर्णन, जिसके अंतर्गत एचिंग, मेसोटिंट, एक्वाटिंट, ठीक, एक्वाटिंट, ड्राई पॉइंट, शुगर ग्राउंड एचिंग, ठीक, कांच अम्लांकन और भी सारी चीजें हैं जो अंतः सतह उत्कीर्णन के अंतर्गत आती होंगी। ये हमारी दूसरी तकनीक है। और तीसरी तकनीक जिसको हम कहते हैं, इसको ये हमारी कहते हैं, ठीक है, समतल सतह उत्कीर्णन। इसके अंतर्गत आपका लिथोग्राफी आता है। एक बार हम फिर समझाएंगे, अभी तो मैंने रिलीफ की बात आई तो मैंने बता दी है। और अंतिम तकनीक जो आती है वो सेरीग्राफी की आती है, ठीक, सेरीग्राफी। छापाकला के इतिहास के बाद हम विधिवत आपकी जितनी भी ये प्रणालियां हैं इन पे खूब कायदे से चर्चा करते रहेंगे, ठीक है, चर्चा करते रहेंगे। तो ये हमने आपको बताया, वही वो बात रिलीफ प्रिंटिंग की वहां पर कह रहा था, जो हमने बताया कि रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके अंतर्गत वुडकट और लिनोकट का, ठीक है, कार्य आता है। तो वही कह रहा है कि जो वुडकट का शुरुआत है, वुडकट का जो प्रारंभ है वो कहीं ना कहीं पर, ठीक है, कहीं ना कहीं पर चीन से होता है। तो वही कह रहा है कि चीन में इस प्रक्रिया द्वारा हीरक सूत्र, अन्य नाम इसका क्या है, डायमंड सट्रा, ठीक, ध्यान रखना, अन्य नाम क्या है, डायमंड सट्रा, वर्तमान में विद्यमान सबसे प्राचीन पांडुलिपि मानी जाती है। वर्तमान में विद्यमान सबसे प्राचीन पांडुलिपि मानी जाती है, जो 7 कागजों को चिपका कर
जो 7 कागजों को चिपकाकर एक गोल लपेटे हुए कागज के रूप में है, एक गोल लपेटे हुए कागज के रूप में है। ठीक है। हीरक सूत्र 1570 भारत के संस्कृत ग्रंथ, ठीक, वृच्छेदित प्रज्ञा पारमिता का चीनी भाषा में अनुवाद है, चीनी भाषा में अनुवाद है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन में पेई सेंग ने, चीन में पेई सेंग ने 1040 ईसा, ठीक, ईस्वी में 1040 ईस्वी में मिट्टी के 1040 ईस्वी में मिट्टी के अलग अलग अक्षर बनाकर उनको पकाया तथा पकाने के पश्चात तैयार किए गए अक्षरों को लकड़ी के ब्लॉक में रखकर गतिशील अक्षरों अर्थात मूवेबल टाइप, ठीक, गतिशील अक्षरों द्वारा मुद्रण प्रारंभ किया। लेकिन ये नेट में केवल क्रम में लगाने में ही आएगा, तभी इसको लगाएंगे, क्योंकि ये जो है मुख्यतः गतिशील अक्षर नहीं माने गए थे, बल्कि इसकी जगह पर आपको जो है आगे भी बताया जाएगा, ठीक है, आगे भी जो बताया जाएगा वो गतिशील अक्षर मुख्यतः गतिशील अक्षर की श्रेणी में जाएंगे। अभी हम पूरी बात कर लें, उसके बाद इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, सन 1403 ईस्वी में, ठीक, सन 1403 ईस्वी में कोरिया में भी पीतल के गतिशील अक्षर, नेट में आया, भी ध्यान रखना, कोरिया में पीतल के गतिशील अक्षर का विकास किया गया। वास्तव में देखा जाए तो गतिशील अक्षरों का जन्म पूर्व में हुआ था, परंतु चीन व कोरिया की लिपि में अक्षरों की जटिलता तथा, ठीक, जटिलता तथा, ठीक, साकरा अधिक होने के कारण, मतलब जो है सकरापन या पतलापन अधिक होने के कारण इनका विकास नहीं हो सका। जो अक्षर थे इनकी लिखाई बहुत महीन थी, इसी के कारण कहा जाता है कि दोनों जगह चले तो, लेकिन इन दोनों जगह पर इन अक्षरों का विकास संभव नहीं माना गया, अर्थात सही से माना नहीं गया, बल्कि इसका विकास जो कई बार आया हुआ है, ठीक, कई बार आया हुआ है, वो ध्यान से देख ले रहे हैं कि इसका विकास नेट के पेपर में, हर तीसरे पेपर में 2016 से 18 के बीच के पेपरों में देखेंगे, आपको दिखाया जाएगा गतिशील अक्षरों का विकास जो माना गया वो सन 1450 में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने, ध्यान रखना, यहीं से मुख्य जो है माना जाता है गतिशील अक्षरों का विकास। तो 1450, ठीक, ईस्वी में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया। इन अक्षरों से गुटेनबर्ग ने 42 लाइनों की बाइबिल, ठीक, इन अक्षरों के माध्यम से गुटेनबर्ग ने 42 लाइनों की बाइबिल का मुद्रण किया है, ठीक, 42 लाइनों की बाइबिल का मुद्रण किया है, ठीक है, मुद्रण किया है। सन 1475 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी, ये वाला नेट में पॉइंट पूछा गया है, याद करिएगा सही से, ठीक, याद करिएगा आप सही से। सन 1475 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी विलियम कैकस्टोन द्वारा अनुवादित पुस्तक अंग्रेजी भाषा का प्रथम टाइपोग्राफिक पुस्तक बनी, ठीक है। ये नेट में पूछा गया है, अंग्रेजी भाषा की प्रथम जो है मुद्रित पुस्तक कौन सी है या किसके द्वारा लिखी गई है, तो विलियम कैकस्टोन द्वारा जो है, ठीक है, अनुवादित पुस्तक जो है प्रथम टाइपोग्राफिक पुस्तक मानी जाती है। सन 1460 ईस्वी में जर्मनी के अल्बर्ट फिशर ने, ठीक, जर्मनी के अल्बर्ट फिशर ने गुटेनबर्ग के टाइप और लकड़ी के ब्लॉक से चित्रों को मुद्रित कर सचित्रित पुस्तक द फार्मर फ्रॉम बोहेमियन का मुद्रण किया, ठीक,
द फार्मर फ्रॉम वुमेन का मुद्रण किया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, विलियम कैकस्टोन ने ही 1470 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का प्रथम विज्ञापन पोस्टर, नेट में पूछा गया है, ध्यान रखना इसको भी, प्रथम विज्ञापन पोस्टर किसने तैयार किया? तो विलियम कैकस्टोन ने। कब? 1470 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का प्रथम विज्ञापन पोस्टर मुद्रित किया था। ठीक है, प्रथम विज्ञापन पोस्टर मुद्रित किया था फ्रांस के पुनर्जागरण काल के समय। ठीक, फ्रांस के पुनर्जागरण काल के समय जेफरी टोरी, नाम क्या है? जेफरी टोरी, जो आचार्य, विद्वान, कवि, लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, पुस्तक विक्रेता, डिजाइनर, इलस्ट्रेटर एवं इनग्रेवर। ठीक, इनग्रेवर, इतने सारे जो है कार्य करते थे जेफरी टोरी। ठीक, इनग्रेवर। जेफरी टोरी को रिनेशियन मैन की संज्ञा दी गई, पूछा गया, ध्यान रखना इसको। तो जेफरी टोरी को रिनेशियन मैन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जेफरी टोरी को रिनेशियन मैन की संज्ञा दी गई है, रिनेशियन मैन की संज्ञा दी गई है। ठीक, रिनेशियन मैन की संज्ञा दी गई। ये आपका इतिहास है, मैंने कुछ पन्नों में ही जो है इसको बताया है। इतिहास के आपके जो है सेशंस चलते रहेंगे, क्योंकि काफी है इतिहास आपका। ठीक, तो नेक्स्ट जो है मुद्रण काल के बाद टाइपोग्राफिक विकास आएगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने आपको ये बताया था। ठीक है, यहां तक का, जिसका पीडीएफ आपके ग्रुप पे जो है उपलब्ध हो जाएगा अभी। ठीक, आपके ग्रुप पर हम भेजे दे रहे हैं, आप इसको से अच्छे से लर्न करिएगा। अभी आज हमारा सेकेंड डे है, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाएंगे, कुछ ही चीजें बताएंगे। जिन लोगों को क्लास ज्वाइन करना है वो अभी ज्वाइन कर लें जल्दी जल्दी। 2-3 दिन और डेमो रहेगा, उसके बाद फिर अदर उसके बाद कहीं पर नहीं लिंक जाएगा, ये ध्यान रखना। अभी 2-3 दिन के लिए जो है आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उन पर लिंक जा रहा है। 3 दिन के बाद जो इसमें ज्वाइन करेगा उसी के ऊपर लिंक जाएगा। अभी फिलहाल हम जो है नेट वाले ग्रुप पे सेंड किए दे रहे हैं। ठीक, इतनी पीडीएफ को आप कंप्लीट करें सही से, और जो है उसको लर्न करें। और कल जिस चीज पर मैं चर्चा कर रहा था, ठीक, कल जिस चीज पे चर्चा कर रहा था, अर्थात जो पेंटिंग्स का जो है पोर्शन आपको बता रहे थे, उसी के आगे जो है पेंटिंग्स का पोर्शन आपको बताएंगे। ठीक, ठीक, पेंटिंग्स का पोर्शन बताएंगे। कल हमने आपको बता दिया था, जिसमें से पहली पेंटिंग्स जो हमारी थी वो हमने ये बताई थी, याद होगा। ठीक, अच्छे से देखते भी जाएंगे। ठीक, ये पेंटिंग्स आपको बताई थी सबसे पहले सेलिब्रेशन तैयब मेहता की, जहां तक हम पहुंचे थे। इसके बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया था कि जो सेलिब्रेशन तैयब मेहता की है ये पेंटिंग, ठीक, ये ऑयल एंड कैनवास पर, एक्रेलिक पर बनाई गई है। ठीक, कैनवास पर, ठीक, कैनवास पर एक्रेलिक में बनाई गई है, एक्रेलिक में बनाई गई है पेंटिंग। ठीक, इसके बारे में हमने बताया था कि 2002 की क्रिस्टी की नीलामी में, ठीक, क्रिस्टी की नीलामी में सार्वजनिक पेंटिंग में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। ठीक, पेंटिंग है, अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है। ये हमने आपको पूरा बता दिया था इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट हमने आपको जो है चर्चा की थी दूसरी पेंटिंग्स, ये भी हमने कहा था, आपको अच्छे से पता होगा, ये आपकी श्रम की विजय। ठीक, श्रम की विजय। ठीक, लेबर्स, ठीक है, स्पिरिट या लेबर्स वर्क, मैंने इसके कई सारे नाम कल बताए थे। ठीक, हमने कहा था कि इसका जो है निर्माण
वो कांस्य में हुआ था, डीपी राय चौधरी के द्वारा जो किया गया था। तो ये जो है वास्तविक मूर्ति शिल्प जो है मरीना बीच में है, ठीक। और मरीना बीच पर ही ये बनाया गया है, कांस्य में बनाया गया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि 4 मजदूर जो है, ठीक है, वो एक पत्थर को हटाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक। 4 वर्कर्स जो है एक पत्थर को हटाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और इसी के साथ हमने बताया था कि यदि वो ऑप्शन में मरीना बीच नहीं मिल रहा है तो फिर आप याद जो करेंगे, ठीक, याद जो करेंगे उसमें 1954 के बाद 1955 की बात याद करेंगे। 1955 में पत्थर में निर्मित जो है आधुनिक कला दीर्घा में दिल्ली में भी यही जो है पेंटेक्स पुनः जो है निर्मित की गई, अर्थात उसकी अनुकृति यहाँ पर भी की गई थी। तो ये अक्सर करके आपको दिल्ली वाला ही बता देता है, लेकिन वास्तविक जो ओरिजिनल वाली है वो मरीना बीच में ही है, ठीक है। मरीना बीच में, इस पर भी हमने चर्चा कर ली थी और हमने बताया था, ठीक है, श्रम की विजय डीपी राय चौधरी का ये मुस्लिम था, ठीक है, ठीक। उसके बाद हमने बाइसिकल व्हील आपको बताया था, दिखाया भी था, ठीक है। बाइसिकल व्हील 1913 का जो है, ठीक, द स्टोरी ऑफ द मार्शल, जो सैम द स्टोरी ऑफ द मार्शल के नाम से इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और हमने बताया था कि ये मिश्रित माध्यम में बनाई गई है, मूर्ति शिल्प के तौर पर ये बनाया गया है, कार्य इनका है। इसके भी बारे में हमने आपको विधिवत बता दिया था, ठीक, इसके भी बारे में बता दिया था। नेक्स्ट पेंटिंग जो आई थी वो हमने बताया था, ठीक, द डेपोजिशन, ठीक, द फ्लोरेंटाइन पिएटा, द डेपोजिशन या द फ्लोरेंटाइन पिएटा। इसकी माप नेट में हमने बताया था कि पूछी गई थी, 68.5 बताया था कि 68.5 जो है इसकी इंच माप पूछी गई थी। इस पर भी मैंने विधिवत कल चर्चा कर दी थी, ठीक है। माइकल एंजेलो का ये है संगमरमर या मार्बल में बनाया गया मूर्ति शिल्प है, ठीक। इस पे भी चर्चा कर लिए थे और डेट भी हमने बता दी थी। तो आज इस पे ज्यादा हम बता नहीं रहे, बस दिखाते चल रहे हैं कि इन पर हम चर्चा कर चुके थे, ठीक। नेक्स्ट, द एज ऑफ इनोसेंस, अबोध शिशु, ठीक, जोशुआ रेनाल्ड की ये पेंटिंग, इस पर भी हम आपको बता चुके थे, ठीक है। एज ऑफ इनोसेंस, जोशुआ रेनाल्ड की जो है पेंटिंग, इस पर भी हम आपको विधिवत बता चुके थे चीजें, ठीक। और तैल माध्यम में बनाया गया है, ठीक, कैनवास पर तैल लिखा हुआ भी है, ठीक। 1788 85 से 88 के मध्य में बनाया गया है जोशुआ रेनाल्ड का चित्र। अगला हम जो बना आए थे वो इस चित्र पर पहुंचे थे, ठीक है। अगला जो चित्र है, आज हमको जो है इसका डिस्क्रिप्शन देना है। जो चित्र हमारा है कि इसमें क्या क्या है, ये कौन सा चित्र है, पहले तो इसको अच्छे से जान लें, ठीक। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा सबको ना? किसका किसका चित्र है? वेलास्के का। हाँ, मेड्स ऑफ ऑनर, बिल्कुल सही है, मेड्स ऑफ ऑनर है। अब अपने आप ही बताना है, जो चीजें हम आपको बस बताते चलेंगे, कंफर्म कराते चलेंगे, देख देख करके अपनी चीजों को खुद सीखें। मेड्स ऑफ ऑनर है, ठीक है, डियोगो वेलास्के का है, डियोगो वेलास्के, डियोगो वेलास्के का चित्र है, ठीक। इसका एक नाम मेड्स ऑफ ऑनर है, मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर। और दूसरा तो आपको लिखा हुआ है, क्या है नाम? ठीक, लेस, ठीक, लेस मेनी, ठीक है, लेस, ठीक है, मेनिनस। एक नाम देख लीजिएगा, ये लेस मेनिनस लिखा हुआ है, ठीक। 1656 का बनाया गया शिल्प है। माध्यम क्या इसका है? ऑयल ऑन कैनवास, ऑयल ऑन कैनवास, ठीक, ऑयल ऑन कैनवास है। इसकी विशेषताओं या विविधताओं के, और अगर आपसे कहता है कि ये संग्रहित कहां है, ठीक है, संग्रहित कहां है, संग्रहित कहां है, तो म्यूजियम, ठीक, म्यूजियम ऑफ, म्यूजियम
मैड्रिड, ठीक, म्यूजियम ऑफ मैड्रिड में संग्रहित है, म्यूजियम ऑफ मैड्रिड में संग्रहित है। विशेषता क्या है, ठीक है, क्या इसमें चीजें और भी दर्शाई गई हैं उसको भी हम देख ले रहे हैं। ठीक, 5 साल की, ठीक, इन्फेंस मार्गरेट, ये देखो बैठी हुई है 5 साल की इन्फेंस मार्गरेट, ठीक, थेरेसा अपने चारों ओर देख लीजिएगा, चारों ओर जो है, ठीक, भीड़ जमा की हुई है और उसमें कहता है कि इस भीड़ में लगभग कितने व्यक्तियों को दर्शाया गया है, आप काउंट कर लीजिएगा एक बार सही से। ठीक, काफिलों को जमाए हुए हैं और काफिले में लगभग पूछता है, ये भी पूछ सकता है कि जो है इसमें क्या दिखाया गया है। ठीक, तो हमने बताया, ठीक, इन्फेंटा मार्गरेट थेरेसा जो हैं, इन्होंने ये 5 साल की हैं, इनके जो है सम्मान या इनके विवेचन में जो है कई सारे जो है काफिले जमाए गए हैं जिसमें कई सारे व्यक्तियों को दर्शाया गया है और संख्या आपसे पूछ सकता है कि कितनी संख्या है, तो ध्यान रखना। ठीक, इसमें कुत्ते सहित आपसे पूछ सकता है कि सबसे नीचे जो है पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, तो ये कुत्ता बैठा हुआ, कुत्ते सहित 10 लोगों को दिखाया गया है। ठीक, कुत्ते सहित 10 लोगों को दिखाया गया है। ठीक है, कुत्ते सहित 10 लोगों को दिखाया गया। पेंटिंग अभी आएगी, खूब सूक्ष्मता से इन चीजों को देख लीजिएगा, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जो चीजें हुई हैं वो पेंटिंग के बारे में लिखी गई हैं, जो इसमें दिखाई दे रहा है उसी के बारे में दिखाया गया है। ठीक, देख रहा ना, कुत्ते सहित 10 सदस्यों को दिखाया गया है, इनका नाम हमने अभी बता ही दिया। ठीक, ठीक, इन्फेंटा मार्गरेट, ठीक, इन्फेंटा मार्गरेट थेरेसा, ठीक, 5 वर्षीय बालिका, उसके जो है 7 काफिले को दर्शाया गया है। तो बीच में जो बैठी हुई हैं उनके विवरण को जरूर जान लीजिएगा, इसका नाम जरूर जान लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये दर्शाया गया है इस पेंटिंग में। ठीक, नेक्स्ट आगे, अगली सभी को पता है इसके बारे में। ठीक, इंप्रेशन सनराइज आप देख करके ही जान जाएंगे इंप्रेशन सनराइज, लेकिन इसके नाम को सही से पढ़ लें, इंप्रेशन सोलेल लेवेंट। ठीक, इंप्रेशन सोलेल लेवेंट के नाम से भी ये जानी जाती है, इंप्रेशन सनराइज के नाम से भी जानी जाती है। किस आर्टिस्ट की पेंटिंग है? क्लाउड मोने की। कब की है? तो 1872 की बनाई गई पेंटिंग है ये। ठीक, 1872 की बनाई गई पेंटिंग है। माध्यम क्या है? तो ऑयल ऑन कैनवास, ऑयल ऑन कैनवास। ठीक, ऑयल ऑन कैनवास। ठीक, संग्रहालय की बात करते हैं। ठीक, संग्रहालय की, तो आरसे संग्रहालय पेरिस में ये पेंटिंग संग्रहित है। ठीक, आरसी संग्रहालय पेरिस में ये पेंटिंग संग्रहित है। रंग पद्धति चटकीली दिखाई गई, जैसा कि आपको लग भी रहा है कि रंग पद्धति चटकीली दिखाई गई है। और इस चित्र से जो कैसी है, चटकीली या गर्म। ठीक, रंग पद्धति कैसी है? तो चटकीली या गर्म। ठीक है, गर्म वर्ण पद्धति दर्शाई गई है।
गर्म वर्ण पद्धति इसमें दिखाई गई है। पूरे चित्र में प्रातः काल के दृश्य को ही दिखाया गया, इसलिए गर्म वर्ण पद्धति दिखाई गई है। और इस चित्र से ठीक प्रभाववाद का प्रारंभ होता है। ठीक, इस चित्र से प्रभाववाद का प्रारंभ होता है।